हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, आज अपन नया चैप्टर नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ। ठीक है, तो अपना एक यूनिट कंप्लीट हो गया, उसका जो नया सिलेबस में ऐड हुआ है वो मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए। लास्ट टाइम तक तो यही एक यूनिट के अंदर आता था। अभी एक चैप्टर और ऐड हुआ है रिसेंटली के सिलेबस, लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, और सेकेंड यूनिट क्या है, उसका नाम क्या है, उन सब चीज़ों की चर्चा करूंगा। ठीक है, सेकेंड यूनिट आपका है द्रव्यमान केंद्र तथा रैखिक तथा कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है, सेकेंड चैप्टर क्या है अपना, सेकेंड जो फोर्थ जो चैप्टर है अपना वो क्या है, द्रव्यमान केंद्र तथा रैखिक लीनियर तथा जो एंगुलर अपना है मोमेंटम कंजर्वेशन, वो पढ़ना है अपन को। रैखिक तथा कोणीय संवेग संरक्षण, वो वाली चीज़ें अपन को डिस्कस करनी है। तो चलते हैं अपन सेकेंड यूनिट के अंदर। ठीक है, आपसे चर्चा करते हैं कुछ। तो अपना यूनिट है सेकेंड यूनिट, सेकेंड है भाई दूसरा जो यूनिट है, और चैप्टर का नाम है अपना द्रव्यमान केंद्र तथा रैखिक और कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण, ये अपना चैप्टर का नाम है। लीनियर एंगुलर मोमेंटम है ना, और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास तथा लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है ना, ये अपना चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले अपने पास द्रव्यमान केंद्र है, तो द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र होता क्या है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या विशेषता होती हैं, और उसके बाद उसी सीक्वेंस सारी थ्योरी पढ़ेंगे करेंगे, इसी बेस से अपन आगे चलेंगे। ठीक है भाई, तो मैं आपसे चर्चा कर लूँ, आपसे पूछ लूँ कि द्रव्यमान केंद्र होता क्या है। द्रव्यमान केंद्र का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास बोल, मतलब द्रव्यमान का सारा कहाँ हो वहीं पे केंद्रित हो, द्रव्यमान कहाँ हो का सारा वहीं पे केंद्रित हो। ठीक है, तो एक बार मैं परिभाषा डिस्कस करता हूँ, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा सेंटर ऑफ मास बोलते, द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश भी लिखते रहे भाई साथ। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को बोलेंगे किसी सिस्टम या पार्टिकल के लिए कि जहाँ पे उसका क्या हो, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो। ठीक है ना, सेंटर्ड हो, ऑल मास कहाँ हो, सेंटर्ड हो। ए पॉइंट वेयर ऑल मास ऑफ ए पार्टिकल इज सेंटर्ड, है ना, दैट पॉइंट आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे भाई, पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मैं लिखता हूँ किसी निकाय या कण का किसी निकाय या पिंड का वह बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, केंद्रित होता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है भाई, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ऑल मास सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, एट दैट पॉइंट क्या कहलाएगा अपना, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है, जहां पर उसका क्या होना चाहिए, संपूर्ण द्रव्यमान, मतलब ऑल मास कहाँ हो, सेंटर्ड हो जिस पॉइंट, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। ठीक है ना, किसी पार्टिकल पिंड का वह बिंदु, दैट पॉइंट वेयर ऑल मास ऑफ दैट पार्टिकल इज सेंटर्ड। ठीक है ना, जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र बोलेंगे। ठीक, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। अब सुनो भाई, सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है, उन सब चीज़ों का मैं डिस्कस करता हूँ। आप देखना भाई एक मिनट के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए देखो कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट,
मान लो कोई भी अपनी बॉडी है, कोई भी अपना सिस्टम है, उसके लिए हो सकता है जो अपना सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र है, वो वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी। कैसे? जैसे अपन बात करें डिस्क की, चकती की, मतलब अंदर से पूरी क्या है, कंप्लीट बड़ा, जैसे कोइन होता है अपना, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके मास में ही। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके मास में ही होगा। अगर मैं होलो की बात करूं, जैसे रिंग की बात करूं, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास वहां होगा जहां उसका मास नहीं होता। रिंग अंदर से क्या होती है? खोखली। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास वहां होगा जहां उसका मास नहीं है, मतलब उसके मास से क्या है? बाहर है, मतलब वो वस्तु से क्या है? बाहर है। पिंड या निकाय से क्या है? बाहर है। तो किसी पिंड या निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र हो सकता है उसके मास में भी बाहर हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है, बाहर हो। ऐसे ही जैसे हेमिस्फीयर वगैरह पढ़ते हो, स्फीयर पढ़ते हो, स्फीयर का तो अंदर है, हेमिस्फीयर का बाहर भी। जैसे कोन वगैरह पढ़ते हो, उन सब चीज़ों के कहाँ होता है? बाहर भी हो सकता है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। पहली बात समझने की है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई? पिंड या द्रव्यमान केंद्र अंदर भी स्थित हो सकता है और बाहर भी स्थित। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, अगर अपने पास दो मास पार्टिकल हैं, एक m1 है और एक m2 है, अगर ये r डिस्टेंस पे हैं, r डिस्टेंस m1 बराबर अगर m2 या इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो r/2, मतलब इस लाइन के कहीं मिड पॉइंट पे आएगा। अगर दोनों के क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों के मास क्या हो गए? बराबर। मतलब दोनों बराबर के हैं तो दोनों का जो मिड डिस्टेंस होगा, बाइसेक्ट जो करेगा, वहां पे उनका क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास आएगा। अगर ऐसे हो गए, मान लो m1 ग्रेटर देन m2 हो, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्यादा द्रव्यमान वाले पार्टिकल की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। मतलब दो द्रव्यमान जिनके समान नहीं है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान केंद्र हमेशा उस तरफ मिलेगा जहां द्रव्यमान ज्यादा हो, जिस पार्टिकल का द्रव्यमान क्या हो? ज्यादा हो, उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये मान लो ऐसा हुआ, m2 ग्रेटर देन कितना हुआ? m1 हुआ, मतलब m1 ज्यादा हुआ तो इधर आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए m2 ज्यादा है किससे? m1 से, तो ये m1 की तरफ शिफ्ट, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाए? m1 की तरफ। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष किसी कण का द्रव्यमान आघूर्ण ज्ञात किया जाए, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष किसी कण का द्रव्यमान आघूर्ण ज्ञात किया जाए, उसका मान शून्य प्राप्त होता है। उसके लिए I इक्वल टू एन तो लिखते हैं mi, और ये कितना? आर सी, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष आर सी आई 0 हो जाएगा। ठीक है भाई? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष अगर किसी कण का आघूर्ण ज्ञात किया जाए तो इसका मान कितना होता है? शून्य प्राप्त होता है। मतलब द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, मतलब यहाँ द्रव्यमान केंद्र है के सापेक्ष अगर अपना उसी के सापेक्ष अपन देखें कि पार्टिकल यहीं के लिए मास इनटू डिस्टेंस के रूट 0 आ जाएगा द्रव्यमान केंद्र के साथ। अपन द्रव्यमान केंद्र के लिए नहीं देखते, अपन किसी एक पार्टिकल के सापेक्ष, तब जाके अपन को मास प्राप्त होता। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लिखवा देता हूँ। देखो भाई, देखो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने? पहला पॉइंट ये बताया था, द्रव्यमान केंद्र कण या निकाय पिंड के बाहर या अंदर स्थित हो सकता है। ठीक है, पहली चीज लिखेंगे आप, द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान निकाय या पिंड बाहर अथवा अंदर स्थित हो सकता है भाई। पहली बात, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये है, मैं मान लेता हूं यदि m1 तथा m2 मास के मान के दो पिंड एक दूसरे स्मॉल r दूरी पर स्थित भाई कंडीशन कुछ ऐसी है, जैसे ये अपना m1 मास का पार्टिकल और यहाँ अपना
m2 मास का पार्टिकल है, एक दूसरे से r डिस्टेंस। ठीक है, यदि ये कुछ ऐसा हो जाए भाई, यदि ये कुछ ऐसा हो जाए, यदि ये कुछ ऐसा हो जाए, यदि m1 इक्वल, ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र की जो पोजीशन रहेगी r/2 पे। ठीक है, तो मास से बाहर हो गया, मास तो यहाँ था, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो कहाँ गया, बीच, बाहर भी स्थित है, अंदर भी। ठीक है, यदि इसमें एक कंडीशन और है, यदि मैं कंडीशन से ऐसे लगा दूं m1 ग्रेटर देन कितना, तो द्रव्यमान केंद्र, तो द्रव्यमान केंद्र अधिक द्रव्यमान वाले, अधिक द्रव्यमान वाले, द्रव्यमान वाले पिंड की ओर विस्थापित हो जाता है। पिंड की ओर विस्थापित, ठीक है भाई, अगर जो ज़्यादा होगा उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है भाई, 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट की आपसे, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष किसी कण का द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष किसी कण का द्रव्यमान आघूर्ण मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है भाई, सभी का ना द्रव्यमान, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, ठीक है भाई, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष की पिंड का द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण का मान प्राप्त, का मान प्राप्त होता है। मतलब किसी पार्टिकल आईवे की बात करूं, जाएगा एम आई, यहाँ से सी आई सेंटर, का मान कितना, 0 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 0। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, ये कंडीशंस आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये कंडीशंस आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी। ठीक है भाई, अगले टॉपिक पे चलते हैं। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति और अलग अलग टाइप से अपन पोजीशन निकालेंगे। अच्छा टॉपिक है भाई, बेसिक है, इसका ध्यान रखेंगे, ये काम आएंगी बाद में। अपना टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, क्या चीजें होती है, सबके बारे में डिस्कस। देखो भाई, मैंने क्या मान लिया, एक सिस्टम है, एक निकाय है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं पहले ही भाई, मैंने क्या माना, अपना एक सिस्टम है, ठीक है भाई, अपना एक क्या है, एक सिस्टम है। देखना, मैंने क्या मान लिया कि अपने पास एक सिस्टम है, निकाय है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जैसे भी कोई भी हो। ये जो सिस्टम है, जो अपना निकाय मैंने माना, ये आयत पार्टिकल है, बहुत से पार्टिकल है। ये अपना कोई क्या है, एक निकाय है, सिस्टम है, निकाय है। इसमें क्या है, बहुत से पार्टिकल है, ठीक है। और इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, वो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ये कोई अपना क्या है, सीएम बोले तो क्या है, सेंटर ऑफ मास। जब भी सीएम लिखूँ तो समझ जाना सेंटर ऑफ मास है, जब भी सीएम लिखूँ तो तुम समझ जाना ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास का अगर टोटल में सिस्टम की बात करूं, निकाय का मास कितना मान लूं, कैपिटल एम मान लूं, निकाय का मास कितना है, कैपिटल एम। ये जो सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का, उसका यहाँ से जो पोजीशन है, स्थिति सदिश, उसका मान है आर सी एम वेक्टर। भाई पोजीशन है उसका मान है अपने पास आर सी एम वेक्टर है, ये अपना कोई आर सी एम वेक्टर है, ठीक है भाई। इसका स्थिति, ये कोई सेंटर ऑफ मास है, इस मास कितना है, कैपिटल एम, और यहाँ से मूल बिंदु के सापेक्ष का जो स्थिति सदिश है आरसीएम वेक्टर है। इस सिस्टम में बहुत से पार्टिकल हैं, है ना।
मैंने कोई आयत पार्टिकल की बात की, आइवा पार्टिकल है, ठीक है, और वो आइवा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे है, जिसका जो स्थिति सदिश है वो आ रही है, ठीक है। इस पॉइंट को कोई ए नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को कोई बी नाम दे देता हूँ, ठीक है, और उसका मास कितना है, एम आई है। उसका मास कितना है भाई, एम आई है। उसका मास कितना है, एम आई है, ठीक है। एम आई है, ये आ रही है, और इसके सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश जो आर सी आई वेक्टर, ये कितना है भाई, आर सी आई वेक्टर है। कितना है भाई, आर सी आई, मतलब ये सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष है। क्या है भाई, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इसकी पोजीशन कितनी, आर सी आई। ये क्या है भाई, इसका आई व कण है, बहुत से पार्टिकल है इस सिस्टम में, अनेक पार्टिकल है, ठीक है। तो ये मैं मान सकता हूं, और इसके सापेक्ष इसका सदिश कितना है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, कहीं भी हो सकता है, अंदर भी बाहर भी, मैंने कहीं भी मान लिया वहां पे, ठीक है। इसका ये पोजीशन है, ये कोई आइवा पार्टिकल है इसमें जिसका मास आई है ये, और इसका इसके सापेक्ष इस सदिश द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इस सदिश है, आर सी आई वेक्टर है। आर क्या है, सी आई वेक्टर है भाई। कोई दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपन चलें आगे, आगे की बात कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है भाई। देखो मैं लिखता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें, मैं लिख लेता हूँ, है ना। एक निकाय एन कण कण विद्यमान है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान सिस्टम का ना, का द्रव्यमान कैपिटल, यदि इसका द्रव्यमान केंद्र यदि इसका द्रव्यमान केंद्र बिंदु ए पर, बिंदु ए जिसको अपन ने सी एम बोल रखा है, ए पर है, तो इसका मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश आर सी एम वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश कितना है, आर सी एम। इस निकाय का आई व कण, जो कि आई व कण जिसका द्रव्यमान एम आई, जो कि बिंदु बी पर स्थित, बी पर स्थित मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष आर आई वेक्टर है, जबकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इसका स्थिति आर सी आई वेक्टर है। अतः अपन ये लिख सकते हैं समीशन आई, यहाँ कितना आई और आर सी आई 0 होगा। कितना होगा भाई, 0 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसी त्रिभुज से, त्रिभुज ओ ए बी से, अगर इसको मैं मानूं कितना है, ओ है, ठीक है। मैं बात करता हूं त्रिभुज ओ ए बी से
सदिश संयोजन से सदिश सदिश संयोजन सदिश संयोजन से कितना लिखो बताओ, ओ ए वेक्टर प्लस कितना बताओ, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर कितना बताओ, आर सी एम, आर सी एम हो गया, प्लस कितना ए बी कितना बताओ, आर सी आई वेक्टर, और ओ बी वेक्टर कितना, आर आई वेक्टर। ठीक है भाई, अगर यहां मैं लिखूं, यहां मैं लिखता हूं भाई आर सी एम वेक्टर, और आर सी एम कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आर आई माइनस कितना हो जाएगा, आर सी आई। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों ओर एम आई से गुणा कर समीशन लेने पर। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, दोनों ओर एम आई से गुणा कर समीशन करने पर। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों ओर क्या कर दिया, एम आई से गुणा कर समीशन करने पर। ठीक है भाई, पूरे का निकालना अपन को, तो दोनों ओर एम आई से गुणा कर समीशन लेने पर भाई, दोनों ओर एम आई से गुणा किया, समीशन लगा दिया आई, यहाँ बन गया कितना, एम आई 1 टू कितना भाई, एन पार्टिकल मान रख, आर सी एम इक्वल टू कितना बनेगा, समीशन आई इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा कितना, एम आई आर आई वेक्टर, और माइनस कितना, समीशन कितना भाई, आई इक्वल टू 1, ये बन गया कितना, आर सी आई वेक्टर। ये वाली टर्म कितनी हो, 0। ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0, समीकरण 1 से। क्या भाई, समीकरण 1 से ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0, समीकरण 1 से। ठीक है भाई, ये 0 हो जाएगा, इसको आगे लेके चलूँ मैं, इसको आगे लेके चलता, यहाँ बना भाई कितना, देखना यहाँ बना अपना कितना बताओ, एम आई और आर सी एम वेक्टर आई इक्वल टू 1 से एन, यहाँ बनेगा कितना, आई इक्वल टू 1 से, और ये बन गया कितना, एम आई आर आई वेक्टर। कितना बन गया भाई, एम आई आर आई वेक्टर। आर सी एम पे तो है नहीं समीशन, ये तो बाहर आ गया, आर सी एम। ठीक है, यहाँ कितना, यहाँ बना कितना अपने पास, समीशन आई इक्वल टू 1, और ये बना आई, यहाँ बन गया समीशन आई इक्वल टू 1, यहाँ बन गया एम आई आर आई वेक्टर। क्योंकि अगर समीशन आई इक्वल टू 1 से एन लगाऊं मैं, और यहाँ कितना एम आई, तो मतलब कितना आएगा, एम सबका जितने भी पार्टिकल थे, एम एन, जो किसके बराबर है, कैपिटल एम, तो इसकी जगह कैपिटल एम रख दिया। ये बन गया भाई कैपिटल एम आर सी एम वेक्टर, और यहाँ बनेगा कितना, आई इक्वल टू 1 से एन, ये बन गया एम आई और आर आई वेक्टर। अपन को आर सी एम चाहिए भाई, एम से डिवाइड कर दूँ, समीशन आई इक्वल टू 1 से एन, ये बना कितना, एम आई आर आई वेक्टर, डिवाइड में कितना, एम बन गया, डिवाइड में कितना बन गया, एम। या तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको, या फिर ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है भाई, देखना आर सी एम वेक्टर, आर सी एम कितना समीशन आई इक्वल टू एन, बना कितना, एम आई आर आई वेक्टर अपॉन कितना, एम आई आई इक्वल टू 1 से एन, और इक्वल टू ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, आई इक्वल टू 1 से एन, यहाँ बना एम आई आर आई वेक्टर अपॉन कैपिटल एम, अपॉन कितना भाई, कैपिटल एम। इसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र स्थिति। ठीक है भाई, तो अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बोलते हैं। ठीक है भाई, जो भी नंबर है वो देख लेना कितने नंबर है ये, 1 नंबर के बाद 2 नंबर। प्राप्त समीकरण 2, प्राप्त समीकरण द्रव्यमान के द्रव्यमान है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें अपन, आगे की बात कर लेते हैं। अब ये तो एन सिस्टम के लिए था, अगर 2 पार्टिकल होते तो क्या होते बताओ, अगर 2 पार्टिकल होते अपने पास,
तो क्या होते बताओ। देखो भाई, अगर दो पार्टिकल की मैं आपसे बात करूं, देखना भाई। हाँ, देखना भाई, इसी में आता है द्विकण तंत्र बोलते हैं। द्विकण तंत्र, अगर मैं बात करूं भाई द्विकण तंत्र, द्विकण तंत्र की मतलब उसमें दो ही पार्टिकल होने चाहिए, दो ही पार्टिकल होने चाहिए। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं, डायग्राम की बात करूं तो एक्स के अगर निर्देश है कोई, इसमें मैं कितने पार्टिकल मानूं, दो। तो m1 m2 मास के मान लेता हूं, m1 m2 मास के मान लेता हूं, उसका कोई सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किए, यहाँ पे दो अपने मास पार्टिकल इस टाइप से मान, ये कोई अपना m1 है। अब इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ, इनके बीच में होगा कहीं, ये इसका क्या आ गया सेंटर ऑफ मास, तो अपन बोलते आर सी। ठीक है, इसका इसके सापेक्ष इस सदिश आर सी वन बोल देता हूँ, इसका इसके सापेक्ष आर सी। ये कोई कितना है आर वन वेक्टर, ये कोई कितना आर टू वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से जनरल देख लेते हैं उसका, जनरल देख लो। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कितना बताओ, आर सी एम वेक्टर, आर सी एम कितना पढ़ा था, समीशन कितना, एम आई आर आई वेक्टर अपॉन कितना बताओ समी, अपन ने पढ़ा था समीशन आई इक्वल टू वन से कितना एन, एन सिस्टम के लिए पढ़ा था, वहाँ ऐसे पढ़ा था, या फिर ऐसे पढ़ा था समीशन आई इक्वल टू वन से एन, और यहाँ कितना था एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम। अगर आई इक्वल टू वन से टू, टू है तो टू की बात करूंगा तो ये बन जाएगा कितना बताओ आर सी एम वेक्टर, ये कितना एम वन आर वन वेक्टर प्लस कितना बताओ एम टू, ये कितना आर टू डिवाइड में कितना एम वन प्लस एम टू। या फिर दो कण है तो दो के लिए ऐसे भी लिखा मिल सकता, समीशन कितना आई इक्वल टू वन से टू एम आई आर आई वेक्टर अपॉन कितना आई इक्वल टू, और ये बन, ठीक है। या फिर ऐसे जो अपनी फॉर्म लिखी आर वन वैक्टर प्लस एम टू, ये बन गया आर टू वैक्टर एम वन, ये लिखा मिल सकता। ठीक है भाई, अरे वो एन सिस्टम के लिए पढ़ लिए, जनरल है, दो के लिए तो दो की बात कर लो, चार के लिए चार की बात कर लो भाई, कोई दिक्कत है नहीं है ना, लिख दो जल्दी जल्दी भाई। चले भाई आगे, चलो भाई। अब ये स्थिति आ गई, स्थिति के बाद वेग निकाल देते हैं अपन, स्थिति के बाद क्या निकालते हैं, वेग निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आसान आसान टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। द्रव्यमान केंद्र का वेग, वेग की बात कर लेते हैं। देखो भाई, ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति, द्रव्यमान केंद्र
और स्थिति सदिश कैसे पढ़ा था भाई अपन? आर सी आई इक्वल टू 1 कितना आई आर आई वेक्टर आई इक्वल टू था कितना, दोनों और समय के सापेक्ष, दोनों और समय के सापेक्ष दोनों और समय के सापेक्ष अवकलन से अवकलन किया तो इधर बन गया डी एफ टी और ये बन गया कितना बताओ आरसीएम। समीशन कितना आई इक्वल टू कितना आर आई वेक्टर आई इक्वल टू ये बन गया कितना एम आई। ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी वी सी एम लिख दो इसको, ये वी सी एम लिख दिया और समीशन आई इक्वल टू 1 से एन ये बन गया कितना एम आई और वी आई वेक्टर अपॉन कितना समीशन आई इक्वल टू 1 जाएगा कितना एम आई। ये इस फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है भाई आपको कि अगर वी सी एम की बात करूं तो वी सी एम समीशन एम आई वी आई वेक्टर और ये कितना एम आई, या फिर ऐसे लिखा मिल एम वन वी वन वैक्टर प्लस कितना बताओ एम टू और एम एन वी एन वैक्टर अपॉन कितना कैपिटल एम अपॉन कितना कैपिटल एम। एम को इधर भेज दिया ये बन गया कैपिटल एम कैपिटल वी सी एम और ये कितना बन गया बताओ पी वन वैक्टर प्लस कितना बताओ पी टू वैक्टर प्लस डॉट डॉट कितना पी एन वैक्टर और इसको बोलता हूँ मैं कितना पी सी एम। पी सी एम पी वन वैक्टर प्लस कितना बताओ पी टू वैक्टर प्लस कितना डॉट पी एन वैक्टर। ठीक है भाई, तो ये द्रव्यमान केंद्र का वेग हो गया और ये क्या हो गया उसका संवेग हो गया। ये क्या हो गया भाई संवेग हो गया। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं अतः निकाय का द्रव्यमान केंद्र का जो संवेग है वो अलग अलग कणों के द्रव्यमान के अलग अलग कणों के संवेग के सदिशों के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो लिख दूं यहाँ पे एक लाइन, यही बात है ना, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का संवेग अलग अलग कणों के संवेग के सदिशों के क्या होता है बराबर होता है। अतः निकाय के द्रव्यमान केंद्र का संवेग अलग अलग के सदिश ठीक है भाई, जो आपके सामने रिजल्ट आया वो मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब आगे चलते हैं। देखो अपन ने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की न्यूटन की द्वितीय नियम से द्वितीय नियम से अपन ने पढ़ा था कितना एफ एक्शन कितना बताओ भाई डीपी वेक्टर एफ एक्शनल इक्वल टू बताओ 0, तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 मतलब पी कांस्टेंट या नियत। तो इसी प्रकार देखो भाई इसी प्रकार अपने पास अभी आया भाई पीसीएम संवेग ऑफ किसका सेंटर ऑफ मास। पीसीएम निकल के आया अपने पास कितना वन वेक्टर एंड कितना प्लस कितना पीएन निकल के आया भाई पीएन निकल के आया।
अगर मान लो P कैसा हो जाए, 0 हो जाए, बाह्य बल क्या हो, 0। यदि बाह्य बल अनुपस्थित हो, बाह्य बल अनुपस्थित हो गया तो एफ एक्शनल 0, मतलब यहाँ से जो पीएम निकल के आएगा कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए। कहाँ से नियत कैसे होगा भाई, F0 तो P कैसा कांस्टेंट नियत हो जाएगा, ठीक है। और PCM कितना था बताओ, M VCM, M कितना PCM, और M VCM कैसा बताओ, और मास से और डिवाइड कर दिया तो वो भी कैसा। मतलब क्या हुआ, बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र होता है, नियत वेग से क्या करता है, गति करता है, ठीक है भाई। बाह्य बल की अनुपस्थिति द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से क्या करेगा, गति करेगा। लिख देता हूं, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति, बाह्य बल की द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग, एक नियत वेग से, एक नियत वेग से क्या करेगा भाई, गति करेगा। बाह्य बल के अनुपस्थिति द्रव्यमान के क्या करेगा, नियत वेग से गति करेगा, ठीक है भाई। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे की बात करते हैं। आगे वेग आ गया, वेग के बाद क्या बात करोगे, त्वरण की बात। तो लिखो भाई त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। त्वरण में क्या बात करूंगा बताओ, कोई वेग वाला लेके चल लेता हूँ, उसका एक बार अवकलन किया, फिर पोजीशन वाला लेके चलो, उसका क्या करो, 2 बार अवकलन करो, उसका क्या करो भाई, 2 बार अवकलन करो, कहने का मतलब वो ये है, ठीक है। तो चूंकि द्रव्यमान केंद्र के वेग से, द्रव्यमान केंद्र के वेग से बताओ वेग कैसे पढ़ा था अपन, पता था v कितना, आई इक्वल टू यहाँ कितना, यही वेक्टर आई इक्वल टू, या फिर ऐसे आई इक्वल टू, ठीक है भाई। दोनों और समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष ये किया मैंने, डी अपॉन कितना टी, और ये लिख दिया मैंने DCM वेक्टर, और आई इक्वल टू 1, यहाँ बन गया आई डी अपॉन, ये बन जाएगा कितना, आई अपॉन आई इक्वल टू 1, और ये बन गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ACM बन जाएगा भाई, ACM, और ACM यहाँ बन जाएगा कितना, आई MI, और ये कितना, आई वेक्टर कैपिटल M, यहाँ से बनेगा A, ये बन जाएगा कितना, M इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा आई का। इसको मैं FCM लिख सकता हूँ, FC इक्वल टू आई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, M1 A1 वेक्टर प्लस कितना बताओ, MN, और ये कितना, यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, FC F1 वेक्टर F2 और डॉट डॉट FN वेक्टर। कोई दिक्कत है भाई तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल मेथड है डायरेक्ट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, FC यहाँ कितना इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने, ओपन है,
एफ एन वेक्टर। ये कितना बना भाई, ए सी एम। ए सी एम यहाँ कैपिटल ऐड हो जाएगा, ये कितना बना? ये अपना द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आ गया, ठीक है भाई, और फोर्स भी आ गया। अपने द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी आ गया और अपने पास क्या आ गया, फोर्स भी आ गया। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी आ गया और अपने पास क्या आ गया, फोर्स भी आ गया यहाँ। चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसके घटक देख लेते हैं भाई। द्रव्यमान केंद्र घटकों के रूप में, घटकों के रूप, द्रव्यमान केंद्र घटकों के रूप में देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो देखो भाई, द्रव्यमान सदिश, द्रव्यमान केंद्र कैसा था, आर सी, आर आई वेक्टर। अगर अपन पोजीशन मान ले भाई आर आई, ठीक है, या फिर आर आई को जनरल लिखना चाहे तो एक्स आई आई कैप लिख सकते हैं, एक्स जे जो भी आर वन आर टू सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब चीज़ें अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको इतना बढ़ाना चाहते हो तो आर वन आर टू आर एन, टोटल का मास, ऐसे भी, ऐसे भी एम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, क्योंकि अपन आर वन वैक्टर कैसे लिख सकते हैं, आर वन वैक्टर अपन एक्स आई, ठीक है, वन लन प्लस कितना, वाई वन कितना, ठीक है, टू आएगा तो टू लिख दूंगा, थ्री आएगा तो थ्री लिख दूंगा, आएगा तो फोर। कोई दिक्कत है बताओ तुम्हें? अगर किसी को कोई समस्या हो तो बोलेगा। आर वेक्टर अपन क्या पढ़ते थे, सदिश सदिश एक्स आई कैप प्लस कितना, वाई जे कैप प्लस कितना, जेड के कैप पढ़ते थे, ठीक है। अगर वन की बात हो रही थी वन लगा दिया, टू की बात हुई तो क्या लगा दूंगा बताओ, टू, चलो टू लगा दिया। घटक मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म, और इसी प्रकार डॉट डॉट अगर कितना है बताओ, आर एन वेक्टर है, ये हो जाएगा एक्स एन आई कैप, आई एन कितना, जेड एन कितना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आर सी एम को कैसे लिख सकता हूँ, आर सी एम तो ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स सी एम कितना, आई कैप प्लस कितना, वाई सी एम कितना, आई कैप, और जेड सी एम, ये सारी वैल्यू इसमें रख दो भाई, ये सारी वैल्यू इसमें रख देता हूँ मैं, देखना क्या बनेगा अपने पास। ये सारी वैल्यू इसमें रखी, या क्या कितना, एक्स सी एम आई कैप, वाई सी एम जे कैप, और जेड सी एम, ठीक है। यहाँ m1 था, m1 रख दिया, r1 की जगह x1 आई कैप, y1 कितना कैप, z1 कितना, m2 रख दिया और इसकी जगह कितना बताओ, x2 आई कैप प्लस कितना, y2 जे कैप, z2 कितना, प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ कितना बताओ mn, यहाँ लिख दिया mn और ये लिख दिया कितना xn प्लस कितना, yn कितना और प्लस कितना, zn कितना,
ठीक है, और डिवाइड में कंप्लीट डिवाइड m1 प्लस m ऑन कितना mn। कोई दिक्कत तुम्हें? सिंपल है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। अवकलन क्यों? अब भाई आई के वाला एक साथ कर लो, जे वाला एक साथ, के वाला चलो भाई। एक्स सी एम आई कैप प्लस कितना बताओ वाई सी एम कैप प्लस जेड सी एम। यहाँ से मैंने m1 बाहर ही रखा, यहाँ कितना आ जाएगा x1 प्लस कितना आ जाएगा बताओ प्लस m2, ये कितना आ जाएगा x2 ऑन प्लस कितना mn, ये आई कैप आएगा प्लस के नीचे टोटल m1 प्लस m सारा प्लस डॉट डॉट। इसी प्रकार यहाँ आएगा बताओ कितना m2 x2, ये लिखा मैंने, बस सॉरी 1y1, यहाँ आएगा m1 y1 m2 कितना y2 डॉट डॉट mn yn, और डिवाइड में कितना बताओ जे कैफ और जे कैफ, और m1 प्लस डॉट डॉट कितना प्लस एक और आएगा भाई कितना m1 कितना बताओ z1 प्लस कितना बताओ m2 कितना z2, यहाँ कितना mn कितना बताओ zn, और ये आ जाएगा कितना m1 प्लस कितना बताओ m प्लस, और ये आएगा कितना ये कैप आएगा। कोई दिक्कत है? तुलना कर लो भाई, तुलना से, चलो भाई तुलना से करो, तुलना करो भाई, तुलना करेंगे एक्सीएम बनेगा अपना भाई, क्या बताओ m1 x1 m2 x2 डॉट mn xn अपॉन कितना m1 प्लस, इसी प्रकार YCM बनेगा अपना भाई m1 y1 y2 डॉट डॉट mn कितना अपॉन 1 प्लस, इसी प्रकार ZCM बनेगा m1 कितना m2 कितना mn कितना अपॉन m1 प्लस कितना, ये अपने घटकों के रूप में आएगा भाई। तो अपन आर की फॉर्म में पढ़े थे, यहाँ निकाल दिया तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ गए, इसको कंपोनेंट मेथड बोलते हैं, कंपोनेंट। और अगर इसको और लिखना चाहो शॉर्ट में, और लिखना चाहो, चलो भाई और लिख देता हूँ, देखो ऐसे लिख सकते हो आप एक्स सी एम समीशन की आई इक्वल टू एम आई एक्स आई कौन कितना आई इक्वल टू वाई सी एम को ऐसे समीशन एम आई वाई आई, यहाँ लिखा मैंने कितना, ये कितना आई कितना बताओ जेड आई। तो ये अपना कंपोनेंट, और ये कब था जब डिस्क्रीट सिस्टम हो, डिस्क्रीट मतलब थोड़ा मास, यहाँ कंटिन्यूस सिस्टम हो तो मतलब मास पूरी तरह हो एक जगह समान रूप, ये क्या था डिस्क्रीट सिस्टम था, डिस्क्रीट एक मास ऐसे। अगर पूरे में कंप्लीट एक समान रूप से मास हो उसको बोलते हैं अपन सतत सिस्टम, डिस्क्रीट को क्या ये, और उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। तो अगर ऐसा है सतत सिस्टम है तो सिग्मा को समीशन से रिप्लेस किया जा सकता है। सिग्मा को क्या कर सकता हूँ मैं भाई, समीशन से रिप्लेस कर सकता हूँ। चले भाई आगे देखो, आगे सतत की बात कर लेता हूँ। यदि
यदि निकाय का निकाय में कणों का निकाय में वितरण स्थापित किया जा सकता है। देखो भाई कैसे, अभी अपन ने कैसे पढ़ा था, एक्सियम का एम एक्स आई इक्वल टू, इसके लिए ये हो जाएगा एक्स, कहाँ जाएगा 1 और ये बन जाएगा एक्स डी। अगर वाई सी एम जाएगा 1, अगर जेड सी एम हो जाएगा 1। ठीक है, अगर घनत्व के रूप में लिखना हो कि तो इक्वल टू होता है एम, ये हो जाएगा डी एम हो जाएगा डी वी। डी एम कितना हो जाएगा भाई, रो डी वी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जानते हो आप चार डेंसिटी। ठीक है, तो डी एम की जगह कितना लग सकता, डी वी लिख सकते हैं। यहाँ से कितना बनेगा 1 एक्स वाई सी एम, ये कितना बना 1 वाई कितना, और जेड सी एम 1 ये आपका कंटिन्यूस। ठीक है भाई, ये आपके किसके लिए है, कंटिन्यूस सिस्टम। ये आपका द्रव्यमान के, ये आपका क्या था, द्रव्यमान केंद्र था। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी लेक्चर में बने रहिए साथ। ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं, आगे के बड़ा था, आगे की ओर भी आसान चैप्टर और जो तुम आपसे। ओके भाई।